हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है जो हमारा फर्स्ट टेस्ट था टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो आज की क्लास होने वाली है। ठीक है, आई होप सभी लोगों ने जो फर्स्ट हमारा टेस्ट था उसको है ना दिया होगा, अपने स्कोर्स चेक करे होंगे, देखा होगा कि भाई कौन से एरिया में किस टॉपिक में उनका जो है ना पकड़ है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर कौन सा एरिया उनका वीक है। अभी भी टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या टीचिंग एप्टीट्यूड परफेक्टली समझ में आ गया है क्या नहीं आया है। तो जितनी भी मेरी क्लासेस है उनको दोबारा से देखो, या फिर जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उन टॉपिक्स को एक कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो और उन टॉपिक्स की पर्टिकुलर वीडियोस जाके और फिर देखो मेरी वाली। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड अब आपका कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। अब आपको उस पर और काम करना है या फिर आपने अब परफेक्टली कर लिया है टीचिंग एप्टीट्यूड, अब आपको दूसरी चैप्टर की तरफ जाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, जहां पे आपको 3 अप्रोचेस दी हुई है एजुकेशन की: टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और लर्निंग सेंटर्ड। अध्यापक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित और अधिगम केंद्रित। ठीक है, 3 आपको एजुकेशन की अप्रोचेस दी गई है और आपको उनकी विषयगत आयाम दिए हुए हैं, आपको उनकी डिसिप्लिन दिए हुए हैं। आपको मैच करना है कौन सी अप्रोच का जो आयाम है, जो डिसिप्लिन है वो कौन सा है। ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब टीचर सेंटर्ड जो है वो क्या होता है? टीचर सेंटर्ड आपका शेयर्ड पार्टिसिपेटरी होगा क्या, यानी कि सहभागिता होती है क्या टीचर सेंटर्ड में? टीचर सेंटर्ड जहाँ पे टीचर जो है वो केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट कौन होगा? टीचर होगा, तो भागीदारी बिल्कुल नहीं हो सकती है बच्चों की यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। इम्पोज्ड, सेकंड वाला है आरोपित, इम्पोज्ड। टीचर सेंटर्ड क्या है? टीचर सेंटर्ड आपका इम्पोज्ड होता है। इम्पोज्ड मतलब अगर है ना हम टीचर सेंटर्ड एनवायरनमेंट वाले क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मेरी क्लासरूम टीचर सेंटर्ड है, मैं यहाँ पे है ना टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, मैं ये नहीं देख रही कि बच्चे किस लेवल के हैं, उनको कुछ समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बच्चों से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपने अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जो मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को जिस तरीके से अच्छा लग रहा है, मैं उस तरीके से बच्चों को ट्रीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं इम्पोज्ड कर रही हूँ, अपनी जो टीचिंग है वो बच्चों के ऊपर थोप रही हूँ। ठीक है, तो टीचर सेंटर्ड जो है वो आपका इम्पोज्ड होता है। तो ए का आपका सेकंड ऑप्शन से मैच हो जाएगा। ए का सेकंड किसमें है? जो नहीं है उसको एलिमिनेट करते जाओ। ठीक है, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, प्लस हम ये भी चेक करेंगे कि क्वेश्चन को हमको एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स लगा के हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया टीचर सेंटर्ड क्या होता है, इम्पोज्ड होता है। इम्पोज्ड यानी कि थोपना, मैं अपनी चीज बच्चों पे थोप रही हूँ। ठीक है, तो ए का ऑप्शन नंबर सेकंड से आप मैच कर लो। अब जहां पे ए का ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं आ रहा है उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन की टेक्निक। और ये देखा गया है कि काफी सारे क्वेश्चन आपके इस एलिमिनेशन की टेक्निक से ही सॉल्व हो जाते हैं। 1 या 2 जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी आपके क्वेश्चन में है ना आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, 1-2 ऑप्शन को ही अगर आप मैच करके ढंग से उसका आंसर निकाल लेते हो ना, तो भी आपको सारे ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमने देखा कि ए का सेकंड से मैच हो रहा है। अब हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिकली ही एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास में सिर्फ 50-50 की लाइफ लाइन बची है, यानी कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो सी आंसर होगा या फिर हमारा 4th आंसर होगा, या तो 3 आंसर होगा या फिर 4th आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही ऑप्शन नंबर ए का सेकंड से मैच करा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अब हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड क्या होता है? लर्नर सेंटर्ड जहां पे केंद्र बिंदु अब टीचर नहीं है, अब लर्नर आपका केंद्र बिंदु है। लर्नर के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी, लर्नर अपने अकॉर्डिंग पढ़ेगा, टीचर भी लर्नर के अकॉर्डिंग ही, यानी कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही टीचर जो है वो पढ़ाएगा। यहाँ पे बच्चों का क्या होगा? पार्टिसिपेशन होगा, बच्चों की सहभागिता यहाँ पे रहेगी। तो सहभागिता वर्ड कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, यानी कि बी को ऑप्शन नंबर 1 से है ना मैच कर लो, ऑप्शन नंबर सी निकल के आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, और फिर लर्निंग सेंटर क्या बोला है? लर्निंग सेंटर अधिगम केंद्रित, लर्निंग के अकॉर्डिंग हम चीजों को करेंगे। तो ये आपका क्या है? आपका सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, आत्मनियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बोला है, अब आपको यहाँ पे एक बड़ा सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस एग्जाम्पल के लिए सूटेबल है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? जैस्मिन इन अ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास यूज्ड अ 5 ml PPT ड्यूरिंग हर प्रैक्टिकल एग्जाम बट द रीडिंग वाज नॉट करेक्ट
When she got frustrated, her friend Ranjita guided her to told the PPT correctly and drop the chemicals properly. Now she succeeded and got desired result. What is this example? या फिर इस example को हम क्या कहेंगे? ये जो आपका पूरा example दिया हुआ है ये किसको दर्शाता है? अब example क्या है वो समझाती हूँ पहले। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि एक जैस्मिन नाम की कोई लड़की है, ठीक है, इसका कोई केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चल रहा है। ये केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में इसने क्या करा है, 5 ml की इसने कोई पीपीटी को यूज करा है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर, ठीक है। लेकिन अपनी उस 5 ml की पीपीटी को यूज करके जो आंसर निकलना चाहिए था, जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया, कुछ गलत रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो जो जैस्मिन की जो फ्रेंड है रंजीता, जैस्मिन की जो फ्रेंड है रंजीता, उसने जैस्मिन को गाइड करा, उसने उसको हेल्प करा कि भाई आप इस तरीके से इसको यूज मत करो, आप इस पीपीटी को इस तरीके से यूज करो। पहले जैस्मिन जो है वो पीपीटी को गलत तरीके से यूज कर रही थी प्रैक्टिकल में, ठीक है। फिर जो रंजीता उसकी फ्रेंड है उसने उसको हेल्प करा, उसने उसको गाइड करा जैस्मिन को, और फिर उसके बाद में जो जैस्मिन का जो रिजल्ट है प्रैक्टिकल में वो एक्यूरेट आ गया, वो एकदम सही आया, ठीक है। तो अब ये जो पूरा एग्जाम्पल है वो किसको दर्शाता है? अकोमोडेशन को, असिमिलेशन को, इक्विलिब्रियम को, या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ एक बार। जैस्मिन ने अपने रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला कक्ष में अपनी प्रयोगशाला परीक्षा के समय 5 ml पीपेट का प्रयोग किया, किंतु पाठ्यक सही नहीं आया, जो रिजल्ट था वो आपका सही नहीं आया। जब वह हतोत्साहित होने लगी तब उसकी मित्र रंजीता ने उसे पीपीटी को ठीक से पकड़ने और रसायन को सही ढंग से डालने का सुझाव दिया। अब उसने सफलता प्राप्त की और जो अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया, ठीक है। तो ये उदाहरण जो है वो किसको दर्शा रहा है? अनुकूलन को, आत्मसात्मीकरण को, समय व्यवस्था को, या फिर समीपस्थ विकास क्षेत्र को। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका है ZPD का एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ZPD क्या होता है? ZPD होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपको याद होगा मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको एक टॉपिक करवाया था, काफी सारी थ्योरीज मैंने आपको करवाई थी। वहां पे मैंने आपको ले वाइगॉट्स्की की एक थ्योरी करवाई थी, याद आया? ले वाइगॉट्स्की की मैंने आपको एक थ्योरी करवाई थी जहां पे मैंने आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी करवाई थी। यहाँ पे मैंने कहा था कि ले वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कुछ चीजें जो है वो तो इंसान अपने आप से ही सीख जाता है, उसको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप से वो कुछ चीजें सीख जाता है, ठीक है भाई। कुछ चीजें जो है वो इंसान दूसरों की हेल्प लेकर सीखता है, उसको खुद को नहीं आती है पर वो दूसरों की अगर मदद लेगा ना, कोई दूसरा उसको हेल्प कर देगा तो वो उस चीज को सीख सकता है। लेकिन फिर कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो चाहे इंसान किसी की मदद भी ले ले तो भी उसको नहीं आती है। यानी कि कुछ चीजें, सबसे पहला उसने सर्कल बनाया जिसमें उन्होंने कहा ले वाइगॉट्स्की ने कि कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो इंसान बिना किसी की मदद से ही सीख जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसको खुद को नहीं आती पर वो किसी दूसरे की मदद से, किसी दूसरे की हेल्प से उन चीजों को सीख सकता है। और तीसरी कुछ ऐसी चीजें होती है वो चाहे इंसान किसी दूसरे की मदद भी ले लेवे ना तो भी उसको वो नहीं आएगी, क्योंकि वो टैलेंट ही उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो वो चाहे किसी दूसरे से हेल्प भी मांग लेवे, कोई दूसरा उसको मदद भी कर देवे तो भी वो चीज उसको नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ना ही पहला पॉइंट देखना है ना ही तीसरा पॉइंट देखना है, हमको देखना है ये बीच वाला पॉइंट जहाँ पे वो कह रहा है कि हम कुछ चीजें जो है वो दूसरों की हेल्प के माध्यम से सीखते हैं, दूसरे हमको मदद करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनकी हेल्प के थ्रू नई नई चीजों को सीखते हैं, और यही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या हुआ, जैस्मिन को पीपीटी का यूज करना प्रॉपर्ली नहीं आ रहा था, उसकी जो फ्रेंड है रंजीता उसने उसको सिखाया कि पीपीटी का किस तरीके से यूज करना है, और फिर रंजीता की हेल्प से जैस्मिन ने प्रॉपर्ली पीपीटी का यूज किया और जो उसका रिजल्ट है वो एकदम एक्यूरेट आया। कैसे सीखा उसने? उसकी हेल्प से, उसको नहीं आ रही थी वो चीज, उसने अपनी फ्रेंड की हेल्प से वो चीज सीखी। तो ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट? किशोरों के बौद्धिक विकास के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? जो किशोर हैं आपके, जो अडोलसेंट बच्चे हैं, उनका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, उनकी विशेषताएं बतानी है, पर कौन सी वाली? इंटेलेक्चुअल वाली। उनकी बौद्धिक जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स है, बौद्धिक विशेषताएं जो है वो आपको बतानी है, ठीक है। अब पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ है इमेजिनेशन का, कल्पना का। इमेजिनेशन कैसे करोगे, कल्पना कैसे करोगे? बुद्धि का यूज करके, इंटेलेक्ट का यूज करके, ये तो होगी ही होगी विशेषता, ठीक है। दूसरा बोला है एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस। इमोशंस क्या है? आपके भाव है,
भाव क्या आप दिमाग से यूज करते हो? नहीं, भाव आप अपने इमोशंस से यूज करते हो, अपनी फीलिंग्स से यूज करते हो। यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सी विशेषताएं इंटेलेक्चुअल, जो आप अपनी बुद्धि के थ्रू चीजों को करते हो, अपनी जो आपकी बौद्धिक विकास की जो आपकी विशेषताएं हैं वो आपसे पूछी है। लेकिन इमोशंस तो आपकी बुद्धि में नहीं आते हैं, वो आपके इमोशंस आपकी फीलिंग्स में आते हैं, आपके हाव भाव में आते हैं। बी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अब जहां भी बी ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दो। पहला गया, आपका बी ऑप्शन भी गया, सेकंड वाला भी, और आपका डी वाला ऑप्शन भी गया। बचा कौन सा? सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, सी वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखो इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक से सिर्फ एक ऑप्शन से सारे आंसर एलिमिनेट हो गए, बचा हुआ आंसर आपका सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हमारा फोर्थ क्वेश्चन बोला है अ फ्लिप्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रमोट्स, यानी कि फ्लिप्ड क्लासरूम का जो वातावरण है वो किसको बढ़ावा देता है, वो किसको प्रमोट करता है? फ्लेक्सिबल लर्निंग कल्चर को, फिक्स्ड लर्निंग कल्चर को, फेस टू फेस लर्निंग को, या फिर फिक्स्ड एंड पैसिव लर्निंग कल्चर को। अब हमको पता है कि फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है। फ्लिप्ड क्लासरूम जो है वो हमारा मॉडर्न मेथड ऑफ है ना लर्निंग या फिर टीचिंग है। ठीक है, तो मॉडर्न मेथड है तो ये क्या होगा? ये फ्लेक्सिबल ही होगा, नम्य अधिगम संस्कृति वाला ही होगा। ये फिक्स्ड नहीं हो सकता है। यहाँ पे बच्चे जो है वो अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। फेस टू फेस भी जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड वाला जो है वो आपका फेस टू फेस ही हो। ठीक है, केवल आमने सामने ही हो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ओनली वर्ड जो लिखा है ये गलत लिखा है। ठीक है, केवल फेस टू फेस होगा ये भी जरूरी नहीं है। फिर आपसे डी ऑप्शन बोला है कि ये फिक्स्ड ही होगा और पैसिव ही होगा, यानी कि निष्क्रिय ही होगा, तो नहीं, ये मॉडर्न है ना मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग है। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि सक्रिय होते हैं, ना कि निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहां पे लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल लर्निंग कल्चर। ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, बच्चे अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं, लर्निंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आपसे मैच द फॉलोइंग का पूछा है। आजकल आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस जो है वो काफी ज्यादा पूछने लगे हैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? हमको कुछ लर्निंग की स्ट्रेटेजीज दी हुई है, हमको कुछ अधिगम की रणनीतियां दी हुई है, और उनके मतलब क्या होते हैं वो दिए हुए हैं। पॉडकास्ट क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है, विकी क्या होता है, विकी यानी कि विकिपीडिया। ठीक है, वेबकास्टिंग क्या होता है, आपको ये लर्निंग की स्ट्रेटजीज दी हुई है, इनका मतलब क्या है, पॉडकास्ट का मतलब क्या है, विकी, वेबकास्टिंग, ब्लॉग्स, इनका मतलब क्या है वो आपकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, आपको उससे मैच करना है। तो पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट आपका एक डिजिटल ऑडियो और वीडियो फाइल है। पॉडकास्ट आपने सुना होगा ना, आजकल काफी ज्यादा पॉडकास्ट जो है वो चलते हैं, जहां पे क्या होता है आपका एक डिजिटल ऑडियो और वीडियो फाइल होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो आपके सी से कनेक्ट हो जाएगा। अब ए का जो सी से कनेक्ट नहीं हो रहा है उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। तो ऑप्शन नंबर ए गया आपका, ऑप्शन नंबर सी भी गया और ऑप्शन नंबर डी भी गया। चलो तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा कौन सा? सिर्फ एक ही बचता है। एक ही ऑप्शन से ए का 3 मैच करने से ही हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाता है। ठीक है, पॉडकास्ट क्या होते हैं? ये आपके डिजिटल ऑडियो वीडियो फाइल्स होती है। अब ब्लॉग्स क्या होते हैं? ब्लॉग्स आपके पर्सनल वेबसाइट होती है दैट कंटेन्स कंटेंट ऑर्गेनाइज लाइक अ जर्नल और डायरी। ब्लॉग में हम क्या करते हैं, जैसे वीलॉग होता है, एक तो हमारे पास में वीलॉग होता है, एक हमारे पास में ब्लॉग होता है। ब्लॉग में हम लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वीलॉग क्या होता है? वीलॉग होता है वीडियो लॉग, जहां पे हम वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन यहाँ पे बी लॉग लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंटेंट को लिखते हैं। ठीक है, कोई वीडियो नहीं होती, यहाँ पे हमको कंटेंट को वेबसाइट के ऊपर लिखना होता है। ठीक है, ए का ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा। फिर विकी क्या होते हैं? ये आपके ओपन डायनेमिक वेबसाइट्स होती है, तो सी जो है वो आपके फोर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। और वेबकास्टिंग क्या होती है? ये होती है आपकी रिकॉर्डेड और लाइव कंटेंट जो आपके इंटरनेट पे डला हुआ होता है, उसको हम वेबकास्टिंग कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका हिंदी में भी दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्वयं के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्वयं? अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है जब भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो एग्जाम में। ठीक है, अभी तो कोई बात नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दे रहे हो, अगर आप बिगनर हो तो आपसे ये मिस्टेक होगी डेफिनेटली। लेकिन अगर आपने 1-2 बार पेपर दे लिया है तो फिर आपको पता चल गया होगा इस मिस्टेक के बारे में, या फिर आप अभी भी इस मिस्टेक को करते हो तो अभी तो कर लो मिस्टेक, अभी तो टाइम है, पर एग्जाम वाले दिन मत करना इसको। वो मिस्टेक क्या है? बच्चे क्वेश्चन को
क्वेश्चन के अंदर ट्रू लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है, ऐसे वर्ड्स को केयरफुली पढ़ते ही नहीं है। अब आपसे पूछा है कि स्वयं को लेकर कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है, ट्रू है, वो आपको बताना है। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है, भाई हमसे सही पूछा या गलत पूछा है, कौन सा स्वयं से रिलेटेड है या फिर स्वयं से रिलेटेड नहीं है, वो नॉट पूछा है या फिर बिना नॉट का सवाल है। ऐसे जो वर्ड्स है ना, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्वेश्चन के आंसर आते हुए भी गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस मिस्टेक को नहीं करना है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्वयं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। ठीक है, सही पूछा है। तो स्वयं हमने पढ़ रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड में। स्वयं क्या है, इट इज डिजाइन टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल। स्वयं के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है, 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं स्वयं के, मैंने आपको बताया था टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में। एक होता है एक्सेस, एक होता है इक्विटी, एक होता है क्वालिटी। ठीक है, AEQ 3 कार्डिनल प्रिंसिपल होते हैं स्वयं के, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, स्वयं जो है वो आपको क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोर्सेज प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली ये भी बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्वयं आपको कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है, स्वयं एक्सेस स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअसली एंड ग्रांट डिग्रीज। क्या स्वयं डिग्रीज प्रोवाइड करता है क्या बच्चों को, नहीं, स्वयं कभी भी बच्चों को डिग्रीज प्रोवाइड नहीं करता है। यह ऑप्शन आपका रॉन्ग है। स्वयं सिर्फ और सिर्फ आपको सर्टिफिकेट देता है। मैंने क्लास में भी बताया था कि स्वयं जो है वो डिग्री नहीं देता है बच्चों को, वो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। आप अगर कोई कोर्स करते हो स्वयं से तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है, ना ही कोई डिग्री मिलती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। पूछा क्या है, कौन सा सही है। अगर आपको इनमें से सही नहीं भी पता है, लेकिन अगर आपको गलत पता है तो वो गलत वाला ऑप्शन निकाल लो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका रॉन्ग है। अब जिसमें सी आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, तो आपके तीनों ही ऑप्शन चले जाते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। A, B और D ये तीनों आपके स्टेटमेंट जो है, कथन जो है वो सही है। डी वाला कथन क्या बोला है, इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन एनी टाइम एट एनी प्लेस। बिल्कुल सही बात है। स्वयं को कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पे किसी भी समय और है ना इसका अधिगम कभी भी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। स्वयं कभी भी आपको डिग्री प्रदान नहीं करता है, ये आपको सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है एग्जाम के अंदर। ठीक, नाउ व्हाट इज द 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्टता शिक्षा के अधिगम केंद्रित उपागम से संबंधित है। हमसे लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच से कौन सा जुड़ा हुआ है वो पूछा है। लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच क्या हमारी इम्पोज होती है, अथॉरिटेरियन होती है, ऑटोक्रेटिक होती है या फिर सेल्फ कंट्रोल्ड होती है। सेल्फ कंट्रोल्ड, स्वयं नियंत्रित होता है, हम हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, हम हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं, तो ये आपका लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हमको सीक्वेंस में जमाना है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल को। ये आपसे एक नया है ना कॉन्सेप्ट पूछा गया था 2023 के अंदर, ये आपका PYQ है। काफी सारे क्वेश्चन इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और कुछ मैंने नए क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं। ठीक है, तो आपसे कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल का एक टॉपिक पूछा गया था अभी 2023 एग्जाम के अंदर, जून वाला एग्जाम के अंदर, बेसिकली फेब में भी और जून के अंदर भी। ठीक है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल क्या होता है, अप्रेंटिसशिप है आपका ट्रेनिंग का मॉडल। ठीक है, कि अगर हमको किसी को ट्रेनिंग देनी है तो हम उसको किस तरीके से ट्रेनिंग देंगे और उसके अंदर हम डेवलपमेंट किस तरीके से करेंगे। ठीक है, कॉग्निटिव यानी कि ब्रेन, अगर हमको किसी के ब्रेन का, किसी के माइंड को अगर ट्रेन करना है, कोई नई चीज हमको किसी को सिखानी है, किसी बच्चे को सिखानी है, तो हम किस तरीके से सिखाएंगे, वो उसके स्टेप्स क्या होंगे। तो आपसे वो चरण पूछे गए हैं कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के। ठीक है, वो स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले मॉडलिंग आता है। मॉडलिंग क्या है, बच्चे को अगर कुछ सीखना है नया तो वो क्या करेगा, अगर सामने वाला इंसान कुछ कर रहा है तो वो उसको देखेगा। ठीक है, मॉडलिंग करना यानी कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ और आपको वो सेम एक्टिविटी करनी है तो आप पहले मेरे को देखोगे, मेरे को ऑब्जर्व करोगे, वो होता है मॉडलिंग करना। ठीक है, फिर कोचिंग, कोचिंग क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे क्या करा जाता है, वहां पे बच्चे को वो चीज जो है वो सिखाई जाती है। तो कोचिंग का मतलब क्या है, आपने मॉडलिंग कर लिया, देख लिया, उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया। अब जो आपका सिखाने वाला ट्यूटर है, जो आपका गाइड है, वो आपको वो चीज को सिखाएगा, तो वो होता है कोचिंग।
ठीक है। फिर स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग ये जो टर्म है, इस टर्म से ही आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे सिर्फ इस एक टर्म से, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग होता है जहां पे अब कोचिंग के अंदर तो टीचर ने बच्चे को सिखा रहा है वो चीज कि भाई आपको अगर ये एक्टिविटी करनी है, आपको अगर अपने ब्रेन का डेवलपमेंट करना है, कुछ नई चीज सीखनी है, तो किस तरीके से सीखोगे उस चीज को वो टीचर आपको सिखा रहा है, ठीक है। लेकिन स्कैफोल्डिंग में क्या करेगा? स्कैफोल्डिंग में टीचर धीरे धीरे जो अपना गाइडेंस है उसको फेडिंग आउट कर लेता है। फेड आउट करना मतलब टीचर धीरे धीरे अपना गाइडेंस जो है वो धीरे धीरे कम करने लगता है। यानी कि कोचिंग के अंदर तो मैंने पूरी तरीके से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी है। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एक मॉडल है, आपको नहीं पता है ये मॉडल क्या है, ठीक है। मैं आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको पूरा सब कुछ बता रही हूँ कि ये मॉडल क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसका मतलब है, क्या इसके चरण है, सब कुछ आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। अब स्कैफोल्डिंग वाला स्टेज, स्कैफोल्डिंग में मैं क्या करूंगी? धीरे धीरे मेरी गाइडेंस जो है वो मैं कम करने लगूंगी। क्यों? क्योंकि अब मैं चाहती हूं कि अब आप खुद चीजों को करो और खुद से चीजों को करके परफेक्ट बनो। अब मैं गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करूंगी। मैं अगर आपको जरूरत लगती है कि भाई मेरे को ये चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही है, मैं जाके मैडम से पूछती हूँ या फिर पूछता हूँ, तो आप अगर मेरे पास में आते हो कुछ पूछने के लिए तभी मैं आपको बताऊंगी। आगे से मैं आपको गाइड प्रोवाइड नहीं करूंगी, यानी कि आगे से खुद आगे होकर मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करूंगी। धीरे धीरे मैं अपनी गाइडेंस को फेड आउट कर लूंगी, कम कर लूंगी। ये होता है स्कैफोल्डिंग करना, ठीक है। फिर आर्टिकुलेशन आता है, फिर रिफ्लेक्शन आता है और फिर एक्सप्लोरेशन आता है। आर्टिकुलेशन क्या है? आर्टिकुलेशन में अब मैंने आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी, मैंने धीरे धीरे अपनी गाइडेंस को फेड आउट कर लिया। अब आप खुद धीरे धीरे करके चीजों को सीख रहे हो, खुद उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो होता है आर्टिकुलेशन करना। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या कर रहे हो? खुद उसका चिंतन कर रहे हो। जो आप चीजें सीखने वाले हो या फिर जो आप चीजें सीख रहे हो उसका चिंतन खुद अपने दिमाग में करते हो, ठीक है। और फिर एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन क्या होता है? कुछ भी नया आप सीख रहे हो तो आपने धीरे धीरे करके उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, टीचर ने आपको गाइड कर दिया, सिखा दिया। अब आपको वो चीज बहुत ही परफेक्ट तरीके से आ गई है, अब आपने उस नई चीज के अंदर एक्सप्लोर कर लिया है, तो ये होता है एक्सप्लोरेशन करना। तो मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन, 6 स्टेजेस होते हैं आपके कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के, ठीक है। MCS और ARE, इस एक्रोनिम से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। M क्या है? मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सप्लोरेशन। ये है आपके कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के 6 चरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आपसे ये चरण ही पूछे गए थे इस क्वेश्चन में कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल का जो 6 चरण होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको यही चरण बताने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी आपका सेम 2023 का PYQ है। अब जो मैंने आपको कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल को स्टेटमेंट के अंदर बताया, सेम क्वेश्चन आपके अंदर आपसे ना पूछा गया है मैच द फॉलोइंग के अंदर, ठीक है। वही शब्द लिखे हुए हैं, मॉडलिंग, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग और आर्टिकुलेशन, ठीक है। बस क्या है, आपको यहाँ पे मैच करना है कि किसका क्या मतलब है। मॉडलिंग क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, मॉडलिंग में बच्चा चीजों को देख के सीखेगा और फिर देख के उस चीज को करता है, यानी कि ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है कि भाई अच्छा वो अगर इस डांस की प्रैक्टिस या फिर ये डांस जो है वो अगर इसका डांस का स्टेप ऐसा कर रहा है तो वो किस तरीके से कर रहा है, बच्चा उसको ऑब्जर्व करेगा, तो वो ऑब्जर्व करने को हम मॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कोचिंग। कोचिंग क्या है आपका? कोचिंग होता है गिविंग एक्सटर्नल सपोर्ट, बच्चे को सपोर्ट देना, बच्चे को चीजें सिखाना कि भाई वो चीज उसको कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि अभी वो चीज में बच्चा माहिर नहीं है, उसको नहीं पता है कि भाई वो चीज क्या होती है क्या नहीं होती, तो अभी टीचर का गाइड का फर्ज बनता है उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, उसको सपोर्ट करना। तो कोचिंग में हम बच्चे को एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो बी ऑप्शन नंबर 4 आप इससे मैच कर लो, ठीक है। फिर स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग में मैंने आपको बताया कि टीचर क्या करता है, धीरे धीरे जो अपना सपोर्ट है वो फेडिंग आउट कर लेता है। फेडिंग आउट करना मतलब अब टीचर ने बच्चे को कोचिंग वाले स्टेज में सब कुछ सिखा दिया, अब क्या करेगा टीचर ये चाहता है कि बच्चा खुद से चीज़ों में माहिर बने, खुद से चीज़ों को प्रैक्टिस करे और परफेक्ट बने, तो अब धीरे धीरे अपनी गाइडेंस टीचर जो है वो कम कर लेगा, ये होता है स्कैफोल्डिंग। और फिर आता है लास्ट में आपका आर्टिकुलेशन, ठीक है। आर्टिकुलेशन क्या है? आर्टिकुलेशन है आपका गिविंग एक्सटर्नल सपोर्ट टू लर्नर्स इन द प्रोसेस एंड कंटेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 10th क्वेश्चन हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो हमको बताने हैं। सहयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व कौन से हैं वो हमको बताने हैं, ठीक है।
सहयोगात्मक जो लर्निंग होती है, सहयोगात्मक जो अधिगम होता है, उसमें क्या होता है, ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ हाई एवरेज एंड लो अचीवर्स आर हेटेरोजीनियस, यानी कि जो ग्रुप्स होते हैं ना, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, जहाँ पे बच्चे जो है वो ग्रुप के अंदर सीखते हैं, समूह के अंदर सीखते हैं, काफी सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, कोऑपरेट करके सहयोग के माध्यम से बच्चे चीजों को सीखते हैं, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब पहला ऑप्शन आपसे क्या पूछा है, ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ हाई एवरेज एंड लो अचीवर्स, कि भाई जो ग्रुप है, जो समूह है जिसके अंदर बच्चे कोऑपरेट करके सहयोग करके सीख रहे हैं, उस ग्रुप में हाई एवरेज और लो अचीवर्स होंगे, यानी कि हाई एबिलिटी वाले बच्चे भी होंगे, इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे, एवरेज बच्चे भी होंगे और लो इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे। भाई सही बात है, एक ग्रुप है तो उसमें तो भाई बच्चा कमजोर भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है, मीडियम एवरेज भी हो सकता है, ठीक है, तो ये एकदम सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, स्टूडेंट आर मोस्टली पैसिव, बच्चे जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग में, सहयोगात्मक अधिगम में क्या पैसिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। भाई बच्चे सहयोग के माध्यम से सीख रहे हैं, किसी ग्रुप में अगर 5 बच्चे हैं तो पांचों बच्चे अपने अपने आइडियाज सामने रखेंगे, तो वो तो सक्रिय है ना, वो निष्क्रिय कहाँ है, वो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पैसिव थोड़ी ना है। तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट कर दो, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, आपके सामने आपका आंसर सिंपल निकल के आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, 2 ऑप्शन तो चले गए, 50-50 का अब खेल है, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमसे ऑप्शन दिया हुआ है, स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल्स, स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रुप में वर्क करते हैं एकेडमिक मटेरियल में मास्टर करने के लिए। हाँ, ये वाली बात भी आपकी सही है एकदम, ठीक है। फिर हमसे पूछा है रिवॉर्ड सिस्टम इज इंडिविजुअली ओरिएंटेड, भाई ग्रुप के अंदर अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो बच्चों को इंडिविजुअली रिवॉर्ड दिया जाएगा, नहीं भाई, अगर बच्चे ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड भी तो ग्रुप के अंदर ही मिलेगा ना, सबको इंडिविजुअल क्यों मिलेगा, इंडिविजुअल थोड़ी ना कोई काम कर रहे हैं। अगर 5 ग्रुप है तो 5 ग्रुप में से अगर कोई भी 1-2 ग्रुप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं किसी भी चीज के अंदर, तो जो रिवॉर्ड मिलेगा वो पूरे के पूरे ग्रुप को ही तो मिलेगा, इंडिविजुअल एक प्रत्येक आदमी को थोड़ी ना मिलेगा, तो ये आपका गलत हो जाता है। डी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपके पास में आपका आंसर निकल के सामने आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू विच लर्निंग थ्योरी डू लर्नर्स लर्न एंड ग्रो व्हेन दे फॉर्म कनेक्शन, कि भाई ऐसी कौन सी लर्निंग थ्योरीज है, आपको 4 थ्योरी दी हुई है, कनेक्टिविज्म की थ्योरी, ह्यूमनिज्म की थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेटिव थ्योरी या फिर नन ऑफ दीज अबव, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। आपको 3-4 थ्योरी के ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपसे पूछा है कि बताना है कि लर्नर इन थ्योरीज में से किसके अंदर कनेक्शंस फॉर्म करके, ठीक है, जो आपका है ना लर्नर है वो किसके अंदर अपने है ना संबंध बना के, शिक्षार्थी किसके अंदर अपने संबंध बना के चीजों को सीखता है, तो कनेक्शन और पहला ऑप्शन दिया हुआ है कनेक्टिविज्म, दोनों वर्ड सेम टू सेम लग रहे हैं, बस यही आंसर टेक के आ जाओ और यही सही आंसर है आपका, ठीक है। कनेक्टिविज्म की थ्योरी क्या कहती है, बच्चे नई चीजों को कब सीखते हैं, जब वो दूसरों के साथ में अपने संबंध बनाते हैं, दूसरों के साथ में अपने कनेक्शंस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है संयोजकता अधिगम सिद्धांत, ये आपका सही आंसर है, ठीक है, संयोजकता अधिगम सिद्धांत आपका सही आंसर है, कनेक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 12th क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वयं प्रभा के आपको चैनल दिए हुए हैं, चैनल नंबर 1, 2, 3, 4, 4 चैनल दिए हुए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, आपको मैच करना है, ठीक है। ऐसे स्वयं प्रभा के चैनल्स काफी सारे हैं, आपको सबको लर्न करना है, आपको चैनल का नंबर भी पता होना चाहिए, चैनल का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। अब चैनल 1 कौन सा है, चैनल 1 है आपका वागीश, चैनल 2 कौन सा है, चैनल 2 है आपका संस्कृति, चैनल 3 कौन सा है, चैनल 3 है आपका प्रबोध और चैनल 4 कौन सा है, चैनल 4 है आपका सरस्वत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम, निम्नलिखित में से कौन से चरण पाठ्य चर्चा के कार्यान्वयन में शामिल होते हैं। अगर हमको करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे या फिर कौन से चीजों को हम फॉलो करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस, क्या हम करिकुलम को फॉलो करते टाइम पे हमको पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों की तैयारी हमको करनी चाहिए जब भी हम करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं या फिर करिकुलम को जब भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब भी हम है ना पाठ्य चर्चा का कार्यान्वयन कर रहे हैं, तो क्या हमको पुस्तकों की भी तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमको पाठ्यक्रम को भी विकास करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। और डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल, हमको छात्र सहायता सामग्री का भी विकास करना चाहिए, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ द अबव, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 14th क्वेश्चन क्या बोलता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषताओं की परिधि के अंतर्गत नहीं आता है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, पहला पूछा है लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, बिल्कुल सही बात है, ये तो होती है, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि कौन सी लर्निंग की विशेषता नहीं होती है, पर ये तो होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, लर्निंग टेम्पररी चेंजेस लाता है बिहेवियर में, अधिगम व्यवहार में एक अस्थायी परिवर्तन लाता है, नहीं, अधिगम जो है वह व्यवहार में आपके परमानेंट चेंजेस लाता है, ना कि टेम्पररी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है। हमसे क्या पूछा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है लर्निंग का, कौन सी लर्निंग की विशेषता नहीं है, वही पूछी है, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो लर्निंग की विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि ये टेम्पररी चेंजेस लाता है, नहीं, लर्निंग जो है वो आपका परमानेंट चेंजेस लाता है आपके व्यवहार के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन क्या बोला है, लर्निंग प्रमोट करता है इंडिविजुअल की नीड्स को, लर्निंग जो है अधिगम व्यक्तिगत आवश्यकताओं से प्रेरित होता है, बिल्कुल सही बात है, और लर्निंग जो है वो ट्रांसफरेबल है। ठीक है, तो आपको सारे ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगेन आपसे करिकुलम का क्वेश्चन पूछा गया है, पाठ्य चर्चा का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो करिकुलम का टॉपिक मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में लास्ट वाली कुछ क्लासेस के अंदर करवाया है। ठीक है, अब पूछा है कि करिकुलम को लेकर कौन सा कथन जो है वो सही है। अगेन आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे करेक्ट पूछा है, पाठ्य चर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सही है वो आपको बताना है, कौन सा कथन जो है वो सही है, करेक्ट है, वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है करिकुलम शुड बी मॉडिफाइड रेगुलरली, पाठ्य चर्चा जो है उसको हमको नियमित रूप से उसके अंदर हमको मॉडिफिकेशन करते रहने चाहिए, बदलाव करते रहने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या बोला है, करिकुलम शुड हैव थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ओनली। अगेन यहाँ पे ओनली वर्ड जो है वो गलत है। क्या करिकुलम में, क्या पाठ्य चर्चा में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें ही होनी चाहिए, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होना चाहिए? तो ये बात तो गलत है भाई, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब कुछ ही होना चाहिए। तो बी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ एक ही के अंदर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक से नहीं होगा आपका आंसर। ठीक है, अगेन सी ऑप्शन क्या बोला है, करिकुलम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव्स ऑफ द कंट्री। ये भी सही बात है, पाठ्य चर्चा को देश के संवैधानिक अनिवार्यताओं से निगमन किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन क्या बोला है, करिकुलम शुड बी मेड एज पर द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। करिकुलम जो है वो सोसाइटी के जरूरत के अनुसार बनाना चाहिए, ये भी सही बात है। और ई ऑप्शन क्या बोला है, करिकुलम शुड बी टीचर सेंट्रिक। करिकुलम जो है वो आपका शिक्षक केंद्रित होना चाहिए क्या? नहीं, करिकुलम जो है वो हमारा स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। करिकुलम जो है वो टीचर के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई भी एलिमिनेट कर दो। अब ई एलिमिनेट करोगे तो भी हमारे पास में दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है कि ए कथन, सी कथन और डी कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है केवल ए, सी और डी इसका सही आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी से हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज अचीव्ड बाय रोट लर्निंग। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के अंदर हमने 6 लेवल देखे थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 6 स्तर देखे थे। ठीक है, उसके अंदर हम रोट लर्निंग जो आता है, ठीक है, जो रोट लर्निंग आता है ना हमारा, वो हम कहना किसको कहते हैं, कौन से लेवल को कहते हैं? रटने का जो अधिगम है उसको हम क्या कहते हैं? रिमेम्बरिंग कहते हैं, अप्लाइंग कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो मैंने आपको सबके कीवर्ड भी बताए थे। ठीक है, तो रोट लर्निंग हम रिमेम्बरिंग को कहते हैं, स्मरण करने को हम कहते हैं क्या? रटना, जहाँ पे बच्चा सिर्फ और सिर्फ चीजों को रटने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक, 17th क्वेश्चन क्या बोला है, अगेन आपसे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। आपको कुछ टीचिंग के मेथड्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको सपोर्ट सिस्टम क्या है, ट्रेडिशनल दिया हुआ है, मॉडर्न दिया हुआ है, आईसीटी बेस्ड दिया हुआ है और हाइब्रिड और ब्लेंडेड दिया हुआ है। आपको इनको मैच करना है कि कौन सा टीचिंग का मेथड कौन से सपोर्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल क्या होगा, ट्रेडिशनल यानी कि जो पुराने समय में चलता था, जो पारंपरिक है, तो वो क्या है, वो है आपका यूज ऑफ चॉक एंड टॉक। हम चॉक एंड टॉक यानी कि जहां पे हम किसका यूज करते थे, ब्लैक बोर्ड का यूज करते थे। ठीक है, तो वो हमारा चॉक एंड टॉक मेथड है जो कि टीचर सेंटर्ड है, ये हमारा ट्रेडिशनल के अंदर आएगा। बी ऑप्शन फर्स्ट से कनेक्ट कर दो, बी का फर्स्ट सब में है, सिर्फ सी में नहीं है। एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, मॉडर्न कौन सा है, मॉडर्न है जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो जहां पे हम क्या करते हैं, हम केस स्टडी करते हैं, वो हमारा मॉडर्न आ जाता है, तो सी का सेकंड हो जाएगा।
ठीक है। आईसीटी बेस्ड क्या है, आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो हमारा आईसीटी वाला हो गया। तो टेक्नोलॉजी का यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, यूज ऑफ प्रोजेक्टर, क्लास के अंदर अगर हम प्रोजेक्टर का यूज करेंगे तो वो हमारा आईसीटी हो जाएगा। तो डी का आपका 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब डी का 3, ए भी कट जाएगा आपका और बी भी कट जाएगा, बचेगा कौन सा, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही बच रहा है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। और हाइब्रिड कौन सा है, हाइब्रिड है आपका ए वाला, एलएमएस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट 18th क्वेश्चन क्या बोला है, अगेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। हमको लर्निंग की डिसेबिलिटीज दी हुई है, ठीक है, और हमको इनके सिम्टम्स दिए हुए हैं, वो मैच करना है। डिसकैल्कुलिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, अगर आपको पता है तभी ये क्वेश्चन आपसे होगा, ठीक है। डिसकैल्कुलिया क्या होता है, जब हमको मैथ्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि इसको डिसकैल्कुलिया है, ठीक है। तो ये किससे कनेक्ट होगा, जब हमको मैथ्स में काउंटिंग करने में कैलकुलेशन करने में कुछ भी ट्रबल होता है, प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम डिसकैल्कुलिया कहते हैं, ठीक है। ए को ऑप्शन नंबर 4 से कनेक्ट कर दो, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी जो है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बचे कौन से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आते हैं डिसलेक्सिया पे। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है जहाँ पे हमको रीडिंग और राइटिंग है ना, वर्ड्स को पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स को लिखने में और उनको पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसग्राफिया क्या होता है, डिसग्राफिया होता है जब हमको लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डिसलेक्सिया तो जब हमको वर्ड्स पढ़ने में और लिखने में दोनों में प्रॉब्लम होती है, लेकिन डिसग्राफिया क्या होता है, जब हमको लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, डिस्प्रेक्सिया होता है डिफिकल्टी इन होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, जब हमको ऑब्जेक्ट्स को है ना होल्ड करने में, काफी टाइम तक पकड़े रहने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 19th क्वेश्चन क्या बोला है, आपको अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रम से हमको जमाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको टीचिंग के जो प्रोसेस होते हैं कि हम किस तरीके से टीचिंग करते हैं, उसको आपको एक सीक्वेंस के अंदर जमाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, हम सबसे पहले उद्देश्य बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, भाई बच्चे को अभी तक कितना आता है, उसने कितना पढ़ा हुआ है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो मेरे को पता चल जाएगा कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, मेरे को जीरो से शुरू करना है, बेसिक से शुरू करना है। अगर मेरे को पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने मॉडल्स क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, शुरू का आपको पता है, तो मैं वो बेसिक जो है वो नहीं पढ़ा के थोड़ा सा मीडियम लेवल से शुरू करूंगी, ठीक है। तो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज क्या है वो जानने की कोशिश करूंगी मैं। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उसके बाद में मैंने क्या करा, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज जो है उसको जानने की कोशिश करूंगी, ठीक है। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगी, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। अब मेरे को पता चल गया मेरे उद्देश्य क्या है, मेरे बच्चों को कितना पता है, कितना पता नहीं है अभी तक इस टॉपिक के बारे में। अब मैं क्या करूंगी, मटेरियल को प्रेजेंट करूंगी। मटेरियल को प्रेजेंट करना यानी कि अब मैं बच्चों को टीच करूंगी, पढ़ाऊंगी उस चीज को, ठीक है। पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर क्या करूंगी, उसका मूल्यांकन होगा, इवैल्यूएशन होगा और फिर रीटीचिंग होगी, ठीक है। पढ़ाना शुरू करने के बाद में मैं इवैल्यूएशन करूंगी, मूल्यांकन करके चेक करूंगी कि जो मैंने पढ़ाया है क्या वो बच्चे को समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया, ठीक है। और फिर उस इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, जो मूल्यांकन से जो मेरा परिणाम आता है उसके अकॉर्डिंग मैं टीच या फिर रीटीच करूंगी। भाई अगर वो टॉपिक बच्चे को नहीं समझ में आया है तो मैं वो टॉपिक दोबारा से पढ़ाऊंगी, अगर वो टॉपिक बच्चे को समझ में आ गया है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी, मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये चरण होते हैं, जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उसके बाद में हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, फिर हम पढ़ाना शुरू करते हैं, टीचिंग करना शुरू करते हैं, उसके बाद में हम इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हमको टीच करना है या फिर रीटीच करना है, वापस से वो टॉपिक को पढ़ाना है या फिर आगे बढ़ना है, उसको तय करते हैं, ठीक है। तो ये चरण आते हैं हमारे, है ना, टीचिंग के पढ़ाने के टाइम पे हम इन सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इनको मैच कर लो। सबसे पहले आपका आ जाएगा 4th वाला, ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, फिर आ जाएगा आपका प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे हम बच्चे की, फिर आ जाएगा आपका 5th वाला जहाँ पे हम मटेरियल को प्रेजेंट करेंगे, फिर आ जाएगा आपका इवैल्यूएशन और फिर आ जाएगा आपका लास्ट में 3rd ऑप्शन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20th क्वेश्चन क्या बोला है,
In which level of teaching learner get an opportunity to disseminate at length between positive and negative example of concept, कि ऐसे कॉन्सेप्ट है ना टीचिंग का मेथड है, ऐसा कौन सा मेथड है, लेवल ऑफ टीचिंग है जहाँ पे बच्चे नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जाम्पल को डिसेमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर जाते हैं, जब हम अंडरस्टैंडिंग यानी कि अवबोध स्तर पे जाते हैं, तब हम बच्चों को नेगेटिव पॉजिटिव एग्जाम्पल्स देते हैं। तो ये एग्जाम्पल वाला जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये भी आपका 2020 का शिफ्ट 1 का है ना क्वेश्चन है, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2020 के अंदर ये सवाल आपसे पूछा गया था सितंबर के अंदर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। इन द डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग इज प्लेस्ड एट वेयर, यानी कि डेल के अनुभव के शंकु कोण में अधिगम के सबसे प्रभावी तरीके को कहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो डेल का कोण का आपका एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड में। आपको डेल कोण ऐसा करके आपको एक कोण बना हुआ दिखेगा, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। यहाँ पे डेल्स ने क्या करा है, काफी सारे आपके सेंसेस के बारे में बताया है, काफी सारे आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना उनके बारे में, 9 सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया है, ठीक है। अब डेल्स ने क्या कहा है कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो जिस चीज के अंदर हमारे ज्यादा सेंसेस का प्रयोग होगा वो चीज हमको उतनी ही ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। अगर किसी चीज में हमारा सिर्फ एक ही सेंस का प्रयोग होता है तो वो चीज हमको कम समझ में आएगी। अगर किसी चीज में हमारे 2 से 4 से 5 सेंसेस का प्रयोग हो रहा है तो वो चीज हमको उतनी ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी, यानी कि जितने ज्यादा सेंसेस का प्रयोग उतनी ही ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि डेल का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है वहां पे मोस्ट इफेक्टिव मेथड जो है लर्निंग का वो कहाँ पे रखा गया है, टॉप में रखा गया है, मिडिल में रखा गया है या फिर बॉटम में रखा गया है, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट इफेक्टिव मेथड है वो डेल ने नीचे रखा है, यानी कि बॉटम के अंदर रखा है, ठीक है। अब बॉटम में ही क्यों रखा है, मैंने बताया जितने ज्यादा सेंसेस उतनी ही ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग, उतनी ही ज्यादा लर्निंग, ठीक है। ऊपर आप देख रहे हो टॉप में जगह काफी कम है, यानी कि यहाँ पे डेल सिर्फ 1 या 2 सेंस ऑर्गन के बारे में ही बताते हैं और वो ऊपर से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जितने कम सेंसेस होंगे उतना ही बच्चे को चीजें कम समझ में आएगी, और फिर धीरे धीरे जैसे वो नीचे आएंगे तो वो देख रहे हैं कि स्पेस जो है वो काफी ज्यादा है। दिख रहा है आपको स्पेस, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो कोन के अंदर आपको स्पेस काफी ज्यादा दिख रहा है। तो नीचे उन्होंने काफी सारे सेंसेस के बारे में बताया है, तो उन्होंने सबसे बेस्ट इफेक्टिव मेथड जो है वो अपने कोन के बॉटम में सबसे नीचे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, 22nd क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लर्नर सेंटर्ड मेथड। इनमें से कौन सा लर्नर सेंटर्ड शिक्षार्थी केंद्रित विधि नहीं है। अब अगेन आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, कौन सा लर्नर सेंटर्ड मेथड नहीं है वो आपसे पूछा है। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन PSI जिसको हम कहते हैं, या फिर डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, ये सभी आपके लर्नर सेंटर्ड मेथड होते हैं। लेकिन टीम टीचिंग जो है, टीम शिक्षण पद्धति जो है वो हमारा टीचिंग सेंटर्ड मेथड है, ना कि लर्निंग सेंटर्ड मेथड, ठीक है। वो हमारा टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। हमारा है ना हमारा ये है ना टीचर सेंटर्ड है, ना कि हमारा शिक्षार्थी केंद्रित है, ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अब 23rd क्वेश्चन क्या बोला है, इन द इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग डेवलप्ड बाय NCERT नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर शुड बी व्हाट। यानी कि मैंने आपको बताया था ना माइक्रो टीचिंग में NCERT ने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है कि माइक्रो टीचिंग में NCERT ने जो मॉडल दिया है माइक्रो टीचिंग का, उसमें उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर कितने बताए हैं, कि माइक्रो टीचिंग में स्टूडेंट टीचर के जो नंबर है वो कितने होने चाहिए NCERT के द्वारा, तो वो 5 से 10 होने चाहिए। ये मैंने आपको क्लास के अंदर बताया भी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब 24th क्वेश्चन क्या बोला है, अगेन आपसे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं और उनकी लर्निंग इल्यूस्ट्रेशन से आपको मैच करना है, ठीक है। फैक्टर क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, सोशियो कल्चरल फैक्टर है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है और टीचिंग लर्निंग का फैक्टर है, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, ये हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, हमारी साइकोलॉजी, हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है, तो ये आएगा हमारी इंटेलिजेंस से, ठीक है। सोशियो कल्चरल फैक्टर क्या होता है, ये हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर है, तो ये किससे जुड़ा हुआ होगा, ये हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन जो है, संस्था जो है, वो हमारी किससे जुड़ी हुई है, वो हमारी फैकल्टी रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है। और टीचिंग लर्निंग जो है वो हमारे मेथड ऑफ टीचिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। शब्दों को देखना है, इनका मतलब क्या होता है, उसी से आपको लर्निंग की इल्यूस्ट्रेशन को मैच करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
25th क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर्स, निम्नलिखित में से कौन सी प्रौढ़ शिक्षार्थियों की विशेषता नहीं है। जो अडल्ट लर्नर्स और अडोलसेंट लर्नर्स हमने पढ़े थे, उसमें अडल्ट लर्नर्स जो हैं उनकी विशेषता कौन सी नहीं है वो आपसे पूछी है। अडल्ट लर्नर्स क्या मैच्योर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो होते हैं, लेकिन कौन सी नहीं है विशेषता वो पूछी है, लेकिन ये तो होती है, तो ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। ए ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो 2 ऑप्शन चले गए, सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी ऑप्शन दोनों में ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में भी है, ऑप्शन नंबर डी में भी है, यानी कि सी वाला तो होगा ही होगा पक्का। ठीक है, दे सर्च फॉर रीजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी, उनकी स्टेबल आइडेंटिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो आपसे पूछा है, तो ये वाला विशेषता उसकी नहीं है, तो यानी कि सी ऑप्शन तो इसका सही आंसर है ही है। अब हमको देखना है ऑप्शन नंबर ई और ऑप्शन नंबर डी। ई क्या बोला है, ऑफन क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी वैल्यूज, क्या वो कंटेम्प्रेरी वैल्यूज को क्वेश्चन करते हैं, या फिर दे कैन मेक अ बैलेंस चॉइस, या फिर वो बैलेंस चॉइसेस कर सकते हैं। तो कौन सी विशेषता नहीं है, विशेषता है आपकी ऑफन क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी वैल्यूज की, वो कंटेम्प्रेरी वैल्यूज को है ना क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो ये आपकी विशेषता नहीं है अडल्ट लर्नर्स की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल सी और ई जो है वो इसके सही कथन की है ना, सही आपकी विशेषता दी हुई है कि भाई ये प्रौढ़ शिक्षार्थियों की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी और ई इसका सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्नर्स ओवर रिएक्ट टू एम्बेरसमेंट, रिजेक्शन एंड रिडिक्यूल, सीक अप्रूवल ऑफ पीयर्स एंड अदर्स, निम्नलिखित में से एक किस प्रकार के शिक्षार्थी शर्मिंदगी, अस्वीकृत एवं अपहास पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि कौन से तरीके के बच्चे जो हैं, अडल्ट बच्चे, चाइल्ड या फिर अडोलसेंट बच्चे। ठीक है, इनमें से कौन से टाइप ऑफ लर्नर्स जो हैं वो रिजेक्शन में, रिडिक्यूल में, है ना एम्बेरसमेंट में काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके यंग अडोलसेंट, जो किशोर अवस्था के जो आपके बच्चे होते हैं वो है ना, कोई भी शर्मिंदगी वाली चीज़ होती है, कोई भी अस्वीकृति देखते हैं, कोई भी उपहास देखते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं है ना, तो कुछ भी उनके साथ में होता है, एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन है, रिजेक्शन वाली सिचुएशन है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कथन वाला पूछा है, 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज प्रपोज्ड बाय आर्मस्ट्रॉन्ग, कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग आपका दिया था, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन क्या बोला है, दिस मेथड रिजॉल्व अराउंड द टर्म फाइंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ थिंकिंग एंड डिस्कवरी, ये भी एकदम सही बात है, दोनों ही कथन आपके सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड होता है जहाँ पे बच्चे खुद की प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करके और फिर नई चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे जो है वो खुद से चीज़ों को करके और फिर सीखते हैं, खुद की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ही निकालते हैं। ठीक है, और ये मेथड दिया किसने था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये मेथड दिया था, तो दोनों ही कथन आपके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लर्नर सेंटर्ड मेथड, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी केंद्रित विधियों के संदर्भ में नहीं है, सही नहीं है, वो आपसे पूछा है, वो आपको बताना है। ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है। फोकस इज ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, कि लर्नर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट पे फोकस होता है, ये तो सही बात है, लेकिन कौन सा सही नहीं है वो पूछा है, तो ए को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्या, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी एलिमिनेट कर दो। कन्वेंशनल इन वे ऑफ अप्रोच, क्या लर्नर सेंटर्ड आपका कन्वेंशनल होता है, पारंपरिक होता है, नहीं, ये आपका मॉडर्न होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपसे क्या पूछा है, लर्नर सेंटर्ड का मेथड कौन सा सही नहीं है वो पूछा है, यही वाला आपका सही नहीं है। लर्नर सेंटर्ड जो है वो आपका कन्वेंशनल नहीं होता है, पारंपरिक नहीं होता है, वो आपका मॉडर्न होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे वापस से मैच द फॉलोइंग का पूछा है, आपको कुछ एरियाज दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि लर्निंग आर्ट्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, और आपको मैच करना है इनके अंदर हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है आपको भाषा या फिर कलाएं, लैंग्वेज और आर्ट्स दिया हुआ है, हम इसको किससे मैच कर सकते हैं, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, तो ए वाले के अंदर आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉफ्टवेयर अपॉर्चुनिटी टू डेवलप बेसिक रीडिंग स्किल्स। ठीक है, रीडिंग है, लर्निंग है, तो यहाँ पे हम रीडिंग स्किल्स को ही डेवलप कर सकते हैं। फिर बी ऑप्शन है आपका मैथमेटिक्स, यानी कि गणित, गणित में हम कौन सी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं ग्राफिक कैलकुलेशन का।
ठीक है। मैथ्स है तो ग्राफिक कैलकुलेशन का हो सकता है। साइंस यानी कि विज्ञान, विज्ञान में हम कौन सी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन कर सकते हैं? साइंस में हम कर सकते हैं साइम्युलेशन, साइम्युलेशन यानी कि एक आर्टिफिशियल सिचुएशन को बनाना, ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं साइंस के अंदर। और सोशल स्टडीज में हम क्या कर सकते हैं? सोशल स्टडीज में हम कर सकते हैं साइम्युलेशन टू एक्सप्लोर डिस्टेंट प्लेसेस एंड टाइम्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड विल बी कंसिडर्ड डायलॉजिक? निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति को संवादात्मक माना जाता है? डेमोन्स्ट्रेशन को, ट्यूटोरियल को, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को, या फिर लेबोरेटरी वर्क को? हम कौन सी टीचिंग मेथड को डायलॉजिक मानते हैं जिसमें डायलॉग्स का यूज होता है, जिसमें संवाद का यूज होता है? तो वो होती है आपकी ट्यूटोरियल यानी कि शिक्षण पद्धति। शिक्षण मेथड जो है आपका, जो आपका ट्यूटोरियल मेथड है, वहां पे हम डायलॉग्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which philosophy believes that focus of education should be the idea that have lasted over centuries? कौन सा दर्शन शास्त्र मानता है कि शिक्षा का केंद्र सदियों से चला आ रहे विचारों पर होना चाहिए? यानी कि आपको 4 फिलोसफीज दे रखी है, इसेंशियलिज्म, पेरिनियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड रिकंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। मैंने ये सारी फिलोसफीज आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस में कंप्लीटली डिटेल में कवर करवाई है, ठीक है। अब आपको 4 फिलोसफीज दे रखी है और आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सी फिलोसफी की आइडियोलॉजी ये कहती है कि हमको बच्चे को एवरलास्टेड नॉलेज देनी चाहिए, हमको बच्चे को ऐसा ज्ञान देना चाहिए जो उसके दिमाग में हमेशा रह सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, है ना, अभी अगर बच्चा कोई क्लास के अंदर है, 8th क्लास में है, 9th में है, 10th में है, कोई क्लास के अंदर है, तो सिर्फ उसको वो क्लास पास आउट करवाने के लिए उसको पढ़ाया जाए, ठीक है। बाकी वो दूसरी क्लास में जाए तो वो आगे का कुछ भी, सब कुछ उसको याद ना रहे, पीछे का वो सब कुछ भूल जाए, आगे पाठ पीछे सपाट सब कुछ खाली हो जाए। ऐसा नहीं हमको पढ़ाना है बच्चे को, हमको एवरलास्टिंग नॉलेज प्रोवाइड करनी है जो कि हमेशा उसके दिमाग में रहे, ठीक है। ये कौन सी आइडियोलॉजी कहती है? ये कहती है आपकी पेरिनियलिज्म यानी कि स्थायित्ववाद। ये कहता है कि हमको बच्चे को हमेशा ऐसी नॉलेज देनी है जो कि स्थायी रहे, हमेशा उसके दिमाग में रहे, ठीक है। इसेंशियलिज्म क्या कहता है? अनिवार्यतावाद क्या कहता है? ये कहता है कि हमको बच्चे को बेसिक नॉलेज देनी है, हमको बच्चे को क्या देना है? इसेंशियल नॉलेज। इसेंशियल मतलब हमको बच्चे को बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करनी है। पेरिनियलिज्म क्या कहता है? कि हमको बच्चे को ऐसी नॉलेज देनी चाहिए जो हमेशा एवरलास्टेड रहे, यानी कि हमेशा उसके दिमाग में रहे, ठीक है। प्रोग्रेसिविज्म क्या कहता है? प्रगतिवाद क्या कहता है? हमको बच्चे को ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करनी है जिससे बच्चे का, है ना, प्रोग्रेस हो सके, बच्चे की प्रगति हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। फिर रिकंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी क्या कहती है? पुनर्निर्माणवाद का सिद्धांत क्या कहता है? ये थ्योरी कहती है कि हमको बच्चे को ऐसा नॉलेज देना है ताकि उसका रिकंस्ट्रक्शन हो सके, उसका पुनर्निर्माण हो सके, ठीक है। तो ये चारों थ्योरीज और काफी सारी और भी फिलोसॉफीज है एजुकेशन की जो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस के अंदर आपको करवाई है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन, स्थायीवाद यानी कि पेरिनियलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? A technique in which teacher provide a set of flexible question to the student that prompt them to reflect on their own learning. एक तकनीक जिसमें शिक्षक छात्रों को लचीले प्रश्नों का एक संग्रह प्रदान करता है जो उन्हें अपने स्वयं के अधिगम पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करता है, वो कौन सी टेक्निक है? वो कौन सी तकनीक है? विजुअल प्रॉम्प्ट है, मॉडलिंग है, रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट है, या फिर रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट है? अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ऐसी टेक्निक है जहां पे टीचर बच्चों को ऐसे फ्लेक्सिबल सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है जिन क्वेश्चन से वो अपनी जो ओन लर्निंग है उस पर रिफ्लेक्ट कर सके, उस पर क्या कर सके? रिफ्लेक्ट कर सके, प्रतिबिंब उस पर कर सके, ठीक है। तो ये कौन सी होती है? ये आपकी रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट होती है जहाँ पे बच्चे अपनी ही लर्निंग पे रिफ्लेक्ट करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है चिंतनशील संकेत, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। नाउ 33rd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? लेट मी जूम दिस, थोड़ा सा छोटा है तो आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा जूम कर दूं। हाँ, तो 33rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आपको हेल्पिंग बिहेवियर्स दिए हुए हैं और आपको उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस में हेल्पिंग बिहेवियर और, है ना, इफेक्टिव की बिहेवियर्स दोनों ही करवाए थे, ठीक है। यहाँ पे आपको हेल्पिंग बिहेवियर्स दिए हुए हैं और उनका विवरण दिया हुआ है, उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको मैच करना है, ठीक है। हेल्पिंग बिहेवियर्स कौन कौन से हैं? यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, स्ट्रक्चरिंग, प्रोबिंग एंड टीचर्स अफेक्ट, ठीक है। अभी हेल्पिंग बिहेवियर, है ना, आपको मैच करना है उनके डिस्क्रिप्शन से, उनके विवरण से। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है? ये होता है टेकिंग अ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स एंड रिपीटिंग और अप्लाइंग इट,
भाई स्टूडेंट के आइडियाज को यूज करना, आप अगर कुछ भी पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों के आइडियाज को यूज करो, ठीक है, ये आपका एक इफेक्टिव की बिहेवियर होता है। दूसरा होता है स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग क्या होता है? स्ट्रक्चरिंग होता है टीचर कमेंट फॉर द पर्पस और ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम। भाई आप जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको एक प्रॉपर तरीके से वो क्या कर सके, उसका स्ट्रक्चर करके आ सके। भाई अभी मैं ये पढ़ाऊंगी, फिर मैं ये पढ़ाऊंगी, फिर मैं ऐसे पढ़ाऊंगी, फिर मैं ये पढ़ाऊंगी, तो एक पूरा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, वो होता है आपका स्ट्रक्चरिंग। एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ मैटर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज सेट ऑफ मटेरियल होना चाहिए, जहाँ पे टीचर क्या कर सके, अपने सभी मटेरियल को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सके, एक स्ट्रक्चरल तरीके से रख सके, वो होता है स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। प्रोबिंग, प्रोबिंग का मतलब होता है जांच करना, ठीक है, तो इसका विवरण को हम कैसे मैच करेंगे? प्रोबिंग होता है टीचर स्टेटमेंट टू एनकरेज स्टूडेंट टू एलोबरेट ऑन एन आंसर। प्रोबिंग क्या होता है? जहाँ पे टीचर जांच करता है, जो उसने पढ़ाया है वो चेक करता है कि क्या बच्चे को समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। तो वो कैसे जांच करेगा? बच्चे से कोई टॉपिक पूछेगा और उसको बोलेगा कि अपने विचार इस पे और एलोबरेट करो, यानी कि और मेरे को विस्तार से समझाओ इसके बारे में, ठीक है, ये होता है प्रोबिंग। और टीचर्स अफेक्ट, टीचर्स अफेक्ट क्या होता है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको कहते हैं टीचर्स अफेक्ट, ठीक है। तो आपके ये की बिहेवियर्स थे और आपको इनके डिस्क्रिप्शन से मैच करना था, तो ए का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। स्ट्रक्चरिंग क्या होता है? स्ट्रक्चरिंग यानी कि ऑर्गेनाइज करना सभी मटेरियल को, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। प्रोबिंग क्या होता है? जांच करना, जहाँ पे हम बच्चे को बोलते हैं कि अपने आंसर्स को और एलिब्रेट करके बताओ और उसको विस्तार में समझाओ, तो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा 2nd। और टीचर्स अफेक्ट आपका हो जाएगा 1st, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम टीचर्स अफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग यूजिंग इन इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ हायर लर्निंग आइडेंटिफाई दोज विच आर लर्नर सेंटर्ड। आपको यहाँ पे काफी सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग दिए हुए हैं, आपको उनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा लर्नर सेंटर्ड है, ठीक है, कौन सा आपका है ना शिक्षार्थी केंद्रित है वो आपको बताना है। प्रोजेक्ट वर्क हो गया, चॉक एंड टॉक हो गया और लेक्चर ऑडियो विजुअल हो गया, ये तीनों ही आपके टीचर सेंटर्ड मेथड है, लेकिन हमसे पूछा है लर्नर सेंटर्ड, तो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन और साइम्युलेशन और रोल प्लेइंग ये दोनों आपके होते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी और ई इसका करेक्ट आंसर है। अब डी और ई किस में आ रहा है? डी और ई आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2nd में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2nd जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण करवाना और है ना अनुरूपण और भूमिका निर्वहन करना, साइम्युलेशन और रोल प्लेइंग करवाना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2nd इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आपका 2020 के अंदर जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था सितंबर में उसका क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिए हुए हैं आपसे, है ना, अभिकथन दिया हुआ है, उसका कारण दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। असर्शन क्या बोला है? यूज ऑफ आईसीटी इज जस्टिफाइड ड्यूरिंग टीचिंग विद अ व्यू टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम, यानी कि अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए शिक्षण अवधि में आईसीटी का अनुप्रयोग सुसंगत होता है, यानी कि अगर हम बच्चों के अंदर जो लर्निंग आउटकम्स है उनको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज यानी कि उनको हम बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, बच्चों की जो लर्निंग आउटकम्स हैं, ठीक है, उसको अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, बच्चों के अंदर अगर हम लर्निंग को इंक्रीज करना चाहते हैं, अधिगम को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आईसीटी जो टूल्स हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ये तो, ठीक है। अब हमको उसका कारण देखना है, रीजन देखना है। लर्निंग आउटकम्स आर कंटिंजेंट ऑन द यूज ऑफ आईसीटी ड्यूरिंग टीचिंग, शिक्षण अवधि में अधिगम परिणाम आईसीटी के अनुप्रयोग पर निर्भर होते हैं। लर्निंग आउटकम जो है वो क्लासरूम में आईसीटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बच्चे किस तरीके से चीज़ों को सीखेंगे नहीं सीखेंगे वो आपका आईसीटी के ऊपर निर्भर करता है, नहीं, वो किस पे निर्भर करेगा? टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ना कि आईसीटी के ऊपर वो निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये कथन आपका गलत है, लेकिन पहला वाला कथन आपका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। पहला कथन जो कथन ए है वो तो सत्य है, किंतु जो है ना कथन आर है वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ये भी आपका 2020 का शिफ्ट 2 का सितंबर में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे देयर आर हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो 4 चरण होते हैं, ठीक है। कौन से? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। मैंने करवाया था ये जीन पियाजे की थ्योरी के अंदर 4 स्टेजेस होते हैं जिसके वजह से बच्चों के माइंड में डेवलपमेंट होता है। तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? जिससे बच्चे के माइंड का कॉग्निशन यानी कि उसके ब्रेन का, उसके इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। उसके 4 चरण होते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, इसके 4 चरण दिए हैं जीन पियाजे ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? आपको कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपको कुछ कारक दिए हुए हैं यहाँ पे लर्निंग के, और आपको उनके उदाहरण से, एग्जाम्पल से मैच करना है। साइकोलॉजिकल फैक्टर है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर है, एजुकेशनल फैक्टर है, ठीक है। तो आपका जो है ना शारीरिक कारक होता है, जो आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर है वो किससे मैच करेगा? फिजियोलॉजिकल होगा आपका मेल न्यूट्रिशन एंड कॉग्निशन डेफिसिट से। कुपोषण आपका कहाँ पे होगा? आपकी फिजियोलॉजी में होगा, आपके साइकोलॉजी में होगा। भाई आपकी बॉडी में ही तो कुपोषण हो सकता है, तो ये आपकी बॉडी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आपका ए का सेकंड नंबर से आप कनेक्ट कर लो, ए का ऑप्शन नंबर 2 से कनेक्ट होगा। इसको हटा दो, इसको हटा दो और फोर्थ ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दो, बचेगा सिर्फ एक ही ऑप्शन, थर्ड इसका सही आंसर है। एलिमिनेशन टेक्निक से तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन बचा वो इसका सही आंसर है, ठीक है। आप एलिमिनेशन टेक्निक से काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली लगा पाओगे, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, आपकी साइकोलॉजी आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है लेकिन आपको इन शब्दों का मतलब पता है तो ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो। फिजियोलॉजिकल, शारीरिक किससे हो सकता है? आप खुद ही सोच के देखो, कुपोषण से ही हो सकता है ना। भाई बुद्धि से कैसे होगा? बुद्धि तो आपके दिमाग से जुड़ी हुई है, तो ये आपके मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ होगा, तो इसको डायरेक्टली ही है ना बी का फोर्थ कनेक्ट कर लो, ये बी का फोर्थ एकदम सही है, ठीक है। शारीरिक कारक आपके कुपोषण से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो ए का सेकंड कर लो। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो किससे होगा? रिवॉर्ड और पनिशमेंट से होगा। और एजुकेशनल फैक्टर किससे होगा? आपकी नॉलेज से होगा, आपके इंस्ट्रक्शनल मीडियम से होगा, आपके माध्यम से, है ना, निर्देशात्मक माध्यम से होगा, ठीक है। तो आपका जो डी है वो आपके फर्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कॉन्सेप्ट्स का तो भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल पाते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स ड्यूरिंग द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग? टीचिंग के मैंने आपको 3 फेज बताए थे, एक होता है प्री एक्टिव, एक होता है पोस्ट एक्टिव, एक होता है फिर इंटर एक्टिव और एक होता है पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव पढ़ाने से पहले का जो फेज है वो होता है प्री एक्टिव। इंटरएक्टिव जब मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने के दौरान मैं जो कर रही हूँ वो मेरा फेज कौन सा कहलाता है? वो चरण मेरा कहलाता है इंटरएक्टिव। और पढ़ाने के बाद में मैं जो भी मूल्यांकन करती हूँ, जो भी आपको रिवॉर्ड पनिशमेंट देती हूँ, ठीक है, इवैल्यूएशन करती हूँ, वो सब आता है मेरा पोस्ट एक्टिव के अंदर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्री एक्टिव जो फेज है, पढ़ाने से पहले वाला जो फेज है आपका, जो चरण है आपका पढ़ाने से पहले वाला, उसके कौन कौन से है ना चीजें हम पढ़ाने से पहले वाले फेज में करते हैं, प्री एक्टिव फेज में हम कौन कौन सी चीजें करते हैं, ठीक है। शिक्षण के पूर्व क्रियात्मक चरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या क्या होता है या फिर क्या क्या क्रियाएं की जाती है वो आपको बताना है। फिक्सिंग ऑफ गोल्स एंड कंटेंट, हम गोल्स को फिक्स करते हैं और हम कंटेंट को फिक्स करते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। हम लक्ष्य और सामग्री का निर्धारण करेंगे कि मेरे क्या गोल्स हैं। अब मैं अगर पढ़ाना चाहती हूँ तो पढ़ाने से पहले मैं गोल्स सेट करूंगी, ठीक है, मेरे क्या उद्देश्य हैं इस क्लास को लेकर, इस चैप्टर को लेकर, तो गोल्स फिक्स करती हूँ, ये एकदम सही बात है। दूसरा, डायग्नोस ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स को क्या करना, उनका डायग्नोस करना। डायग्नोस कब करूंगी? डायग्नोस यानी कि उनकी प्रॉब्लम देखना कि भाई बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। मेरे को प्रॉब्लम कब पता चलेगी? जब मैं बच्चों को पढ़ा दूंगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे प्री एक्टिव बोला है, प्री एक्टिव फेज में डायग्नोज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंटर एक्टिव या फिर पोस्ट एक्टिव फेज है, तो इसको रिमूव कर दो, बी ऑप्शन को रिमूव कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, सिर्फ डी ऑप्शन और बी ऑप्शन 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है। सी आपको क्या बोला है? डिसीजन अबाउट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी के बारे में हम डिसीजन लेते हैं, तो बिल्कुल सही बात है भाई। मैं पढ़ाने से पहले स्ट्रेटजी भी तो सोचूंगी ना कि मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो ये भी पढ़ाने से पहले करूंगी, प्री एक्टिव फेज में आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो भी सही है। और डी बोला है एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया। ये मैं कब करूंगी? पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर। मैंने आपको पढ़ा लिया, अब पढ़ाने के बाद में मैं प्रतिक्रिया दूंगी, आपको फीडबैक दूंगी, भाई आपने कैसे पढ़ा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है, वो मैं पोस्ट एक्टिव फेज में करूंगी। लेकिन यहाँ पे हमसे प्री एक्टिव पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट कर दो, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वो भी हट जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, ए और सी। ऑप्शन नंबर ए और सी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो प्री एक्टिव फेज में हम क्या करते हैं? लक्ष्य और सामग्री का निर्धारण करते हैं और रणनीति के बारे में निर्णय लेते हैं, ठीक है।
क्या करते हैं, डिसीजन बनाते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में और गोल्स को सेट करते हैं, फिक्स करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज इंटरनलाइज्ड एंड एन इंडिविजुअल इज एबल टू अडेप्ट, मॉडिफाई और डिजाइन न्यू टेक्नोलॉजीज, मेथड और प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिचुएशन। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल आंतरिक है और कोई व्यक्ति किसी स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार नई प्रौद्योगिकियों, विधियों या प्रक्रियाओं को अपनाने, संशोधित करने या विकसित करने में सक्षम होता है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको ऐसी स्किल्स के बारे में बताना है जो कि इंटरनलाइज्ड होती है एक इंडिविजुअल के अंदर, नई चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए, उनको अडेप्ट करने के लिए और नई नई टेक्नोलॉजीज, मेथड्स और प्रोसीजर को है ना अपनाने के लिए। ये होता है नेचुरलाइजेशन स्टेज के अंदर, प्राकृतिकरण स्टेज के अंदर। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन में मैंने आपको स्टेजेस बताए थे, इमिटेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, मैनिपुलेशन, नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन क्या होता है, जब कोई चीज़ में हम परफेक्ट बन जाते हैं तो हम नई चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं, नई चीज़ों को हम अडेप्ट कर सकते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कब कर पाएंगे, जब हम एक किसी चीज़ के अंदर परफेक्ट हो जाते हैं, जब वो चीज़ हमारा कैरेक्टर, हमारा है ना, जो हमारा जो प्रकृति होती है, हमारा जो नेचर होती है वो बन जाता है तब। ठीक है, तो आपका नेचुरलाइजेशन जो है वो ये स्किल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, जो टेस्ट होते हैं आपके आईआईटी, जेईई, नीट वाले, ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन में आते हैं। आईआईटी, जेईई, नीट वाले जो आपके टेस्ट होते हैं वो किस मूल्यांकन श्रेणी में आते हैं वो आपको बताना है। फॉर्मेटिव, समेटिव, प्लेसमेंट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपके होते हैं एप्टीट्यूड वाले टेस्ट। ठीक है, फॉर्मेटिव टेस्ट कौन से होते हैं, फॉर्मेटिव होते हैं जब मैं पढ़ाने के दौरान आपको बता रही हूँ। ठीक है, समेटिव पढ़ाने के बाद में, लास्ट में जो होते हैं ना आपके समेटिव टेस्ट, सेमेस्टर्स जो होते हैं वो लास्ट में होते हैं, तो वो आते हैं आपके समेटिव टेस्ट। प्लेसमेंट में क्या होते हैं, पढ़ाने से पहले जो मैं आपका टेस्ट लेती हूँ आपकी प्रायर इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए, वो होते हैं प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन एप्टीट्यूड जहाँ पे आपका टैलेंट चेक किया जाता है, तो आईआईटी, जेईई, नीट के जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे बच्चे का टैलेंट चेक किया जाता है कि भाई इसमें क्या टैलेंट है, क्या ये डॉक्टर बनने के लायक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आपका टैलेंट देखा जा रहा है वहाँ पे, तो वो होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है आपको, है ना, 3 कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आपसे पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन क्या बोला है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज आर पार्ट ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज जो है वो आपके सीबीसीएस का पार्ट होते हैं क्या, बिल्कुल सही कथन है। कथन दूसरा क्या बोला है, एईसी। एईसी क्या है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एबिलिटी एनहेंसमेंट कंटेम्पररी कोर्स एंड स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। तो क्या एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स 2 तरीके के होते हैं क्या, ये बात तो सही है, लेकिन 2 तरीके के कोर्स कौन से होते हैं, एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स होते हैं, ना कि कंटेम्पररी कोर्स। ये जो फुल फॉर्म दे रखी है ना वो गलत है, एईसीसी ही होते हैं, एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कंटेम्पररी कोर्स। ये जो वर्ड है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए था। ठीक है, इसकी वजह से ये कथन आपका हो जाता है रॉन्ग, और जो आपका दूसरा कथन है, दूसरी स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है। ठीक है, अब तीसरा कथन क्या बोला है, दीज कोर्सेज लिवरेज द स्टूडेंट्स स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस। ये जो आपके प्रोग्राम है, ये जो आपके कोर्सेज है, ये बच्चे के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस को है ना एनहेंस करते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर कौशल का विकास करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, स्किल को डेवलप करने के लिए है ना आपके ये कोर्सेज आए हैं। ठीक है, तो पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। स्टेटमेंट 1st एंड 3rd आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2nd इज इनकरेक्ट। ठीक है, ठीक है, क्या बोला है आपका सी कथन में, आपका सी आंसर इसका सही है। कथन पहला और तीसरा सही है, लेकिन कथन दूसरा जो है वो आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ये मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, आपसे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बोला है यहाँ पे इवैल्यूएशन के सिस्टम दिए हुए हैं, 4 इवैल्यूएशन के टाइप्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको मैच करना है। ठीक है, फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म क्राइटेरियन एंड रेफरेंस क्राइटेरियन टेस्टिंग आपको दे रखा है। ठीक है, उनके विवरण से आपको मैच करना है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जब मैं पढ़ाने के दौरान मूल्यांकन करती हूँ। ठीक है, समेटिव क्या होता है, पढ़ाने के बाद में करती हूँ। इनको इनके विवरण से मैच कर लो। अब फॉर्मेटिव क्या होगा, आइडेंटिफाई स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में होता है। ए का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, समेटिव कब होता है, जजिंग लर्नर्स स्टैंडर्ड, बच्चों के स्टैंडर्ड को जज करना, ये होता है आपका समेटिव। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस कब होता है,
नॉर्म रेफरेंस होता है कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर्स, जब हम दूसरों के परफॉर्मेंस से बच्चों के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, जब परसेंटाइल में रिजल्ट आता है तो वो होता है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है, इंडिकेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ मास्टरी, जब हम कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, कुछ हम परसेंटेज के अंदर जब आपका रिजल्ट आता है ना, जब हम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को सेट कर देते हैं और उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बच्चे को हम चेक करते हैं कि भाई वो स्टैंडर्ड के बेसिस पे इसके नंबर आए हैं या फिर नहीं आए हैं, ठीक है, वो होता है क्राइटेरियन रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में परसेंटाइल में रिजल्ट आता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में परसेंटेज में रिजल्ट आता है, ठीक है, मैंने आपको ये क्लास में बताया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में स्कूली शिक्षा के पेशेवर विकास के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है, तो NCERT जो है वो आपके स्कूल टीचर से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ लर्नर्स दिए हुए हैं, शिक्षार्थियों के प्रकार दिए हुए हैं और उनका विवरण है, आपको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आजकल काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब लर्नर्स के क्या टाइप हैं, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, टेक्सटाइल लर्नर्स और एक्टिव लर्नर्स, ठीक है। विजुअल लर्नर्स, विजुअल यानी कि देखकर सीखने वाले, तो बच्चे जो देखेंगे, ठीक है। ऑडिटरी जो बच्चे सीखेंगे, ठीक है, तो आपको है ना टेक्सटाइल क्या होता है, टच करने वाला, स्पर्श करने वाला, और एक्टिव लर्नर्स जो कि बच्चे सक्रिय हैं, ठीक है। वर्ड्स का मतलब पता है तो उनके डिस्क्रिप्शन से उनको मैच करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। विजुअल लर्नर्स क्या होंगे, विजुअल लर्नर्स लर्निंग थ्रू सीइंग, यानी कि देख के सीखना, तो कौन देख के सीखेंगे, ऑडिटरी या फिर विजुअल। भाई विजुअल मतलब देखना, तो देख के सीखने वाले लर्नर्स कौन से होंगे, विजुअल लर्नर्स होंगे, ठीक है। ऑडिटरी लर्नर्स कौन होंगे, लर्निंग थ्रू लिसनिंग, यानी कि सुन के सीखना, सुनकर सीखना जो है वो आपके ऑडिटरी लिसनर्स होंगे, ठीक है। टेक्सटाइल लिसनर्स कौन होंगे, टेक्सटाइल लिसनर्स होते हैं लर्निंग थ्रू मूविंग, है ना, टचिंग, टच करके जो सीखते हैं, ठीक है, वो आपके कौन से होते हैं, स्पर्शनीय, है ना, लिसनर्स होते हैं। और सक्रिय आपके शिक्षार्थी कौन से होते हैं, एक्टिव लिसनर्स कौन कौन से होते हैं, जो कि क्या करते हैं, लर्न थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन से सीखते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आपसे असर्शन रीजन का सवाल दिया है। पहला असर्शन क्या बोला है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर टू मेक स्टूडेंट एक्टिव लिसनर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंटरएक्टिव टेक्निक्स, कि ये टीचर की ड्यूटी बनती है कि वो बच्चे को एक्टिव लिसनर बनाए अलग अलग इंटरएक्टिव टेक्निक्स का यूज करके, बिल्कुल सही बात है। आपसे रीजन क्या बोला है, इन टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन स्टूडेंट टेंड्स टू बिकेम पैसिव लिसनर, कि भाई टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन जो होता है, शिक्षार्थी केंद्रित आपका संचार जो होता है, वहां पे बच्चे पैसिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ये भी कथन सही है। अब दोनों ही कथन सही है, अब हमको क्या देखना है, हमको इसका एक्सप्लेनेशन भी देखना है, ठीक है, हमको इसकी व्याख्या भी देखनी है। तो अब है ना, पहले और दूसरे के बीच में बिकॉज लगा के इसकी व्याख्या चेक कर लो कि भाई पहला वाला क्या बोला है, ये टीचर की ड्यूटी बनती है कि वो बच्चे को एक्टिव लिसनर बनाए नई नई इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्योंकि टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन में बच्चे जो है वो पैसिव लिसनर बन जाते हैं, बच्चे जो है वो क्या हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दोनों ए और आर जो है असर्शन रीजन दोनों ही सही है और उसका एक्सप्लेनेशन जो है, व्याख्या जो है वो भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू स्कूल टीचिंग आर टू स्कूल लर्निंग आर टर्न्ड एज सोशल कॉम्पिटेंस, स्कूली शिक्षा में योगदान करने वाले निम्नलिखित कारकों में से सामाजिक योग्यता वाले कौन से कारक है वो आपको बताने हैं, यानी कि आपको सोशल कॉम्पिटेंसी के फैक्टर्स बताने हैं। सोशल कॉम्पिटेंसी यानी कि सामाजिक योग्यता के कारक कौन से हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, फैमिली सपोर्ट या फिर स्पेसिफिक एबिलिटीज। मोटिवेशन कहाँ से आएगा, मोटिवेशन जो है वो आपका सोशल कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस आपका सोशल कॉम्पिटेंसी नहीं है, ये आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। सोशल स्किल्स भी आपका सोशल कॉम्पिटेंसी है, फैमिली का सपोर्ट भी आपका सोशल कॉम्पिटेंसी है, लेकिन स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों की विशिष्ट क्षमताएं, ये आपका सोशल कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई और बी को एलिमिनेट कर दो। ई और बी को जब एलिमिनेट करोगे तो आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है पहला, तो फर्स्ट वाला जो है वो आपका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ की बिहेवियर विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिव टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। आपको यहाँ पे टीचिंग के की बिहेवियर्स बताने हैं। मैंने आपको हेल्पिंग बिहेवियर्स और इफेक्टिव बिहेवियर्स बताए थे।
टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो आपको यहाँ पे बताने हैं की बिहेवियर्स कौन से हैं जो कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, पहला है लेसन क्लैरिटी विच इम्प्लाइज मेकिंग आइडियाज क्लियर टू द लर्नर्स, यानी कि आपको क्या करना है, पाठ की स्पष्टता रखनी है, लेसन की क्लैरिटी रखनी है। बिल्कुल सही बात है, ये आपका की बिहेवियर है जिससे आपकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव बनती है। पाठ जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं लेसन दे रही हूँ वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चनिंग करना। क्वेश्चनिंग हम कब करेंगे, ये हमारा हेल्पिंग बिहेवियर है ना कि हमारा की बिहेवियर है, तो ये रिमूव कर दो। ठीक है, प्रोबिंग करना, प्रोबिंग यानी कि जांच करना, ये भी हमारा हेल्पिंग बिहेवियर है, इसको भी रिमूव कर दो। बी और सी को रिमूव कर दो, आंसर आपके सामने होगा। बी को रिमूव करा और सी को रिमूव करा तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन नंबर 3, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग एसोसिएटेड विद इट्स इंटरएक्टिव स्टेज। मैंने आपको 3 स्टेजेस बताए थे, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। तो इंटरएक्टिव स्टेज से कौन सी एक्टिविटीज आपकी जुड़ी हुई है, प्री एक्टिव वाला हमने देख लिया। अब ये क्वेश्चन बात कर रहा है इंटरएक्टिव स्टेज की। इंटरएक्टिव स्टेज यानी कि वो वाला स्टेज जहां पे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने की क्रिया में कर रही हूँ। ठीक है, वो कौन सा होगा आपका, वो होता है प्लानिंग ऑफ लेसन एंड डिटरमाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग कब करूंगी, प्री एक्टिव में, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये वाला आप एलिमिनेट कर दो, ए को एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। ए को एलिमिनेट कर दिया, दो ऑप्शन बच रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी और डी। ठीक है, दूसरा बोल रहा है लर्निंग आउटकम्स को देखना। लर्निंग आउटकम्स आपका पोस्ट एक्टिव है ना कि इंटरएक्टिव है। ठीक है, इसको भी एलिमिनेट कर दो, बचेगा एक ही ऑप्शन जो कि है डी। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। सी, डी और ई जो है वो आपका इंटरएक्टिव स्टेज के आंसर्स हैं। कैसे, सी में क्या बोला है, प्रेजेंटिंग द कंटेंट, जो भी मैं पढ़ाना चाहती हूँ वो मैं बच्चों के सामने प्रेजेंट करूंगी, ये इंटरएक्टिव फेज होता है। फीडबैक प्रोवाइड करना, ये भी इंटरएक्टिव फेज है। ठीक है, बच्चों को मोटिवेशन प्रोवाइड करना और उनको मॉनिटर करना, ये भी आपका इंटरएक्टिव फेज है। तो तीनों ही आपके इंटरएक्टिव फेज के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, Which of the following are the main characteristics of learner centered approach। ठीक है, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच की विशेषताएं क्या है वो आपको बतानी है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम जो है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषताएं क्या है वो आपको बतानी है। ये रिजिड करिकुलम पे बेस्ड होता है क्या, कठोर पाठ्यक्रम होता है इसका, कठोर नहीं होता है इसका जो पाठ्यक्रम है वो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, ए को एलिमिनेट करोगे आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, 2 बच रहे हैं, सी और 4th। ठीक है, 3 और 4th बच रहा है। अब इसमें से देखो, इट इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये कोऑपरेटिव होता है क्या, बिल्कुल सही बात है। और मेनली सेंटर्ड ऑन टीचर्स नीड, क्या लर्नर सेंटर जो है वो टीचर की नीड पे होता है, बिल्कुल भी नहीं, ये टीचर की नीड पे नहीं होता है, ये बच्चों की जरूरत के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो सी वाले को भी एलिमिनेट कर दो, बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर 3, एक इसका सही आंसर है जो कि है बी और डी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमारे टेस्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। हमने 3 लेवल पढ़े थे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से आपका क्वेश्चन बन के आया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आपको 4-5 है ना, 5 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहला कथन दिया हुआ है सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। हम फैक्ट्स को एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर रहे हैं, फैक्ट्स को हम एक सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं। वो हम कब प्रेजेंट करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं मेमोरी लेवल के अंदर। जब हमको बच्चे को चीजें रटवानी होती है ना, तब हम उसको क्या करते हैं, एक सीक्वेंस के अंदर चीजों को प्रेजेंट करके देते हैं ताकि वो उस चीज को वैसे ही याद कर ले, लाइन बाय लाइन, और वो चीज उसको रट जाए। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का नहीं है, ये आपका मेमोरी लेवल का है। तो ए ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। ठीक है, बी क्या बोला है, गिविंग लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल कब देते हैं, जब हमको बच्चे को चीजें अंडरस्टैंड करवानी होती है, सिखानी होती है। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का है ना स्टेटमेंट है, कथन है, ये एकदम सही बात है। फिर सी क्या बोला है, इंसिस्टिंग ऑन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है, बच्चे को क्या करना है, वो चीजें ज्यादा से ज्यादा याद करवानी है। याद कब करवाएंगे, मेमोरी लेवल के अंदर। तो इसको भी एलिमिनेट कर दो, सी को भी एलिमिनेट कर दो। अब बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन जो कि है 4th वाला, तो यही इसका सही आंसर है, बी और डी। डी क्या बोला है, प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप्स। हमको फैक्ट्स को समझाने हैं बच्चों को रिलेशनशिप दिखा के कि भाई दोनों में क्या रिलेशनशिप है, उनको समझाना है, अंडरस्टैंड करवाना है। तो ये कब करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4th जो है वो इसका सही आंसर होता है। ठीक है,
तो ये था हमारा पूरा टेस्ट का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारे क्वेश्चन जो है वो इजी लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लगता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।